Yes, I am Sapna Vikrani from Mosam Pathak School. I will take your biology subject along with me. Biology में 11th में अगर हम बात करें तो 22 chapters है. These chapters are divided into 5 units. देखते हैं chapter 1 to 4 included into unit 1, that is diversity in the living worlds. जीवंत विश्व में भिन्नता. जीवंत विश्व वनस्पति प्राणी सूक्ष्म जीव, एनिमल्स, प्लांट्स एंड माइक्रोब्स. इसमें काफी सारी डाइवर्सिटी है, भिन्नता है. तो क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स यानी कि प्राणी का वर्गीकरण, वनस्पति का वर्गीकरण इसमें देखेंगे. चैप्टर 5 to 7 included in unit 2, that is structural organization in plants and animals. वनस्पति और प्राणी में रचनात्मक आयोजन, बाह्य आयोजन, आंतरिक आयोजन, मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी, है ना. तो फिर वनस्पति की बाह्य रचना और आंतरिक रचना यानी कि मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी देखेंगे, और एनिमल की भी, राइट. देन चैप्टर 8 to 10 that is included into unit 3, that is cell, structure and functions. कोश, उसको तो भूलना ही नहीं है, बेसिक यूनिट है हमारा, कैसे भूले. सेल में कौन कौन सी अंगिका है, उसका फंक्शन क्या है, कौन कौन सी ऑर्गेनेल्स है, उसका फंक्शन यानी कि कार्य क्या है वो देखेंगे. सेल में कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स हैं, जैविक अणु है वो देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन एक्सेट्रा, उसकी बात करेंगे हम. और फिर न्यूक्लिक एसिड कैसे भूलेंगे, डीएनए, वो भी इसमें देखेंगे. और फिर सेल का डिवीजन कैसे होगा. ओके. देन चैप्टर नंबर 11 to 15 that is included in unit 4, प्लांट फिजियोलॉजी, वनस्पति देहधर्म विद्या. प्लांट में कैसे होगा प्रकाश संश्लेषण, श्वसन यानी कि फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बुद्धि एंड विकास, वहन, ट्रांसपोर्ट, ये सब कैसे होगा वो देखेंगे हम. चैप्टर 16 to 22 that is included in unit 5, that is एनिमल फिजियोलॉजी, प्राणी देहधर्म विद्या. उसमें डाइजेशन यानी कि पाचन, ब्रीदिंग यानी कि श्वासोच्छ्वास, एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन, ये सब हम देखेंगे. इसमें न्यूरल कंट्रोल, चेताकीय नियमन, ये सब हम देखेंगे. कौन से यूनिट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि इंपॉर्टेंट तो सभी यूनिट है, बट वेटेज किसका ज्यादा है, नीट के लिए. यूनिट 1, 4 एंड 5 और यूनिट 2 और 3 का वेटेज कम है. आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 14, यूनिट 4 में से रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, वनस्पति में श्वसन. 2 लैंग्वेज में जाएंगे, इंग्लिश एंड हिंदी में, है ना. मेरे गुजराती मीडियम वाले स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को. कश्यप को मैंने पूछा था, राइट कश्यप? ओके. Let's start today's lecture without any delay. Today we are going to start chapter number 14, respiration in plants यानी कि वनस्पति में श्वसन. ये चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. ओके. See, all of us breathe to live. हम सब जीने के लिए क्या करते हैं, श्वासोच्छ्वास की क्रिया करते हैं, है ना. But why is breathing so essential for the life? क्यों इतना ब्रीदिंग जरूरी है जीने के लिए? And what happens when we breathe? क्या होता है ब्रीदिंग के दरमियान, देखते हैं. देखो यहाँ पर मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम ड्रॉ की है. ये ट्रकिया है, ये ब्रोंकस है यानी कि ये श्वास नली है, ये क्या है, श्वास वाहिनी है, और ये श्वास वाहिनी लंग्स के अंदर एंटर होगी और ये इसकी ब्रांचेस है. एट लास्ट यू नो दैट ब्रांचेस एंड्स इनटू द अल्वियोलाई. मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ. यहाँ पे आप देखिए ये अल्वियोलाई है ना, यानी कि क्या है, वायुकोष्ठ. ओके. सी, एंड यू नो दैट आवर लंग्स यानी कि हमारे फेफड़े जो है वो, जो हमारे फेफड़ा मींस जो होता है वो किससे प्रोटेक्टेड है, तो रिब्स से. रिब केज उसको प्रोटेक्ट करता है. तो ये रिब केज की मैंने सिर्फ क्या ड्रॉ किया है, पांसलियां ही ड्रॉ की है, सिर्फ रिब्स ड्रॉ किया है. यहाँ पे स्टर्नम यानी कि उरोसी, और बैक साइड क्या आएगा, वर्टिब्रल कॉलम, वो मैंने ड्रॉ की है. ओके. और एग्जैक्टली नीचे यहाँ पे क्या है, ये डायफ्राम है, उरोदर पटल. सी, उरोदर पटल आपको पता है ना, डिवाइड करता है हमारा, मींस ये
ट्रंक रीजन पूरा दो पार्ट में। हमारा जो धड़ प्रदेश है उसको डिवाइड करता है यूरोथल पटल। ये हमारा कौन सा रीजन हो गया, ये कौन सा पार्ट हो गया, उधर के ऊपर का सब पूरा पार्ट है, इसको हम बोलेंगे उरस प्रदेश। अब कब कैसे ब्रीदिंग होता है, बोला ना व्हाट हैपेंस व्हेन वी ब्रीथ, क्या होता है? तो एक्चुअली श्वास लेते हैं जब हम इनहेलेशन कैसे होगा, ऑक्सीजन कब आएगा, जब यहाँ पे स्पेस बढ़ेगी। तो ये मसल्स है, उरुदर पटल के मसल्स है और ये पासलियों के बीच में इंटरकोस्टल मसल्स है, यानी कि आंतरपासली स्नायु है, उसका क्या होगा, संकोचन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स अपर्स। किसका संकोचन होगा, इंटरकोस्टल मसल्स का, देखो। और इसका तो क्या होगा, ये पासलियों को ऊपर की तरफ ले जाएगा, ये नीचे आएगा, तो क्या होगा, ये थोरेसिक रीजन यानी कि उरस प्रदेश की जगह पर चल और फिर ऑक्सीजन अंदर आएगा। उसके ऑपोजिट क्या होगा, इनहेलेशन तो हो गया, बट एक्सहेलेशन कैसे होगा? एक्सहेलेशन के लिए इसका रिलैक्सेशन होगा, रिलैक्सेशन किसका, मसल्स का, है ना। ये डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स का रिलैक्सेशन होगा कि ये ऐसे ये रीजन को छूना करेगा, यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होगा और फिर वो प्रेशर के अंदर में ही क्या होगा, अंदर जो CO2 है यहाँ पे वो डिस्कार्ड होगा, एक्सहेलेशन। तो यही होता है ब्रीदिंग के दरमियान। टू ऑल द एनिमल्स तो है, बट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग plant and microorganism breathe? If yes, then how? देखते हैं, है ना। All living organism need energy for carrying out daily life processes. Yes. जो हम दैनिक क्रियाएं करते हैं हर रोज, उसके लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट रहती है, एनर्जी की। देखते हैं कौन कौन सी दैनिक क्रियाएं जो हम करते हैं, सच एज अगर बात करें तो मूवमेंट, हलन चलन, रिप्रोडक्शन, यानी कि प्रजनन, ट्रांसपोर्ट यानी कि वहन, काफी सारी ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो, लोकोमोशन यानी कि प्रचलन, एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन, काफी सारी लाइफ प्रोसेसेस, ये सब लाइफ प्रोसेसेस बराबर, डेली लाइफ प्रोसेसेस जो हर रोज जो क्रियाएं करते हैं उसके लिए हमें क्या जरूरत होती है, एनर्जी की। इवन ब्रीदिंग इटसेल्फ रिक्वायर एनर्जी। ब्रीदिंग एक लाइफ प्रोसेस, डेली हम करते हैं ना, पूरे अब ये रुक गया तो हम भी हमारी लाइफ रुक जाएगी, है ना। तो इटसेल्फ ब्रीदिंग इटसेल्फ रिक्वायर व्हाट, एनर्जी। बट where does all this energy come from? कहाँ से आएगी ये एनर्जी? You know that, we know, है ना। Actually we eat food for that. फूड लेते हैं, फूड में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं जिसमें से हमें एनर्जी मिलती है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, ये सब एनर्जी रिच कंपोनेंट है, फूड में होंगे, है ना। मैं लिखती हूँ यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, सॉरी लिपिड एंड देन प्रोटीन। These are the energy rich compounds of the food. इससे कैसे तो एनर्जी मिलती है, इंस्टेंट एनर्जी इसमें से मिलेगी, कार्बोहाइड्रेट में से, है ना। ओके, चलो फूड तो ले लिया, है ना, कार्बोहाइड्रेट लिया, चलो चपाती खाई हमने और उसमें ज्यादा क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च मिलेगा। चलो हम लिख रहे हैं यहाँ पे स्टार्च मिलेगा। क्या होगा, ये इसोफेगस में, फिर यहाँ पे स्टमक में डाइजेशन होगा, फिजिकल डाइजेशन अलॉन्ग विद
केमिकल डाइजेशन तो आपको पता है किसका होगा, प्रोटीन का ही होगा। और फिर यहाँ पे ड्यूरिन हमने पपाशे में डाइजेशन होगा, और फिर एट लास्ट दिस स्टार्च गेट कन्वर्टेड टू दी ग्लूकोज, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया होगा, चौक तो टूटना ही है मेरा, है ना, ग्लूकोज, ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स एट द एंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मीन्स जो हमने स्टार्च लिया है, जो फूड में था, वो उसका डाइजेशन होके वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज में। और ये ग्लूकोज है, यू नो दैट, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन, और ये ब्लड के थ्रू कहाँ पे पहुंचेगा, हमारे सेल में पहुंचेगा, ग्लूकोज यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे ग्लूकोज आ गया है, C6H12O6 में कार्बन ही लिख रही हूँ यहाँ पे, बराबर। देखो आपको पता है पूरा उसका, आपको पता है उसका C6H12O6, यानी कि मैंने ग्लूकोज लिखा है, आप सोच लीजिए, मैंने यहाँ पे आल्डिहाइड ग्रुप और एच ओ एच ऐसा कुछ लिखा नहीं है, मुझे तो ये कार्बन कार्बन के बीच में ये बॉन्ड है ना, उसका ही काम है, इसलिए ये मुझे बॉन्ड जो है ना उसका ही काम है। हम देखेंगे क्या होता होगा यहाँ पे, जैसे कि भाई एनर्जी के लिए हम फूड लेते हैं, बट हाउ इज दिस एनर्जी टेकन आउट फ्रॉम द फूड, कैसे फूड में से ये एनर्जी हम लेंगे, हाउ इज दिस एनर्जी यूटिलाइज्ड, कैसे हम इसका उपयोग करेंगे, वही हमें इस चैप्टर में देखना है, वही तो हम देखेंगे इसमें, है ना। डू ऑल द फूड्स गिव सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्या सभी में से एक ही तरह का एनर्जी, मींस एक ही अमाउंट में एनर्जी मिलेगी हमें, नो। सी अब कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो वो एनर्जी रिच कंपोनेंट है, उसमें से जितनी एनर्जी मिलेगी, क्या लिपिड में से इतनी ही एनर्जी मिलेगी हमें, प्रोटीन में से उतनी ही अमाउंट में हमें एनर्जी मिलेगी, वही बात हमें देखनी है, वो देखेंगे हम रेस्पिरेटरी क्वेश्चन जब हम इस चैप्टर में लास्ट में बात करेंगे, देखेंगे। ये तो हमारी बात हो गई कि हम तो फूड लेते हैं, बट व्हाट अबाउट द प्लांट्स एंड व्हाट अबाउट द माइक्रोऑर्गेनिजम्स, यार माइक्रोऑर्गेनिजम्स क्या करते होंगे, पिनोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस से वो फूड लेता है ना। सी अगर माइक्रोऑर्गेनिज्म की मैं बात करूँ, आप देखिए यहाँ पे मैं माइक्रोऑर्गेनिज्म की बात कर रही हूँ, अगर माइक्रोऑर्गेनिज्म कैसे लगते हैं, देखो ये पिक्चर मैंने ड्रॉ किया, तो ये फूड का कंपोनेंट है, क्या करेगा, फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस, यहां से ये जाएगा अंदर, अगर ये सॉलिड पार्टिकल है तो फेगोसाइटोसिस, अब लिक्विड है तो क्या पिनोसाइटोसिस, ऐसे ये फूड लेगा। और एनर्जी कैसे रिलीज होगी इसमें, मेसोसोम्स आर प्रेजेंट इन दैट, विल सी अंदर, ओके, देखते हैं इसमें आगे हम। You may wonder at several questions, my dear student. See, they may seem to be very disconnected, but actually we can say, see, the process of breathing is very much connected with the process of release of energy. Yes. See, क्या अभी मैंने बोला था डाइजेशन होगा तो ये कॉम्प्लेक्स फूड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल फूड में, ये देखो स्टार्च किस में कन्वर्ट हो गया है, ग्लूकोज में, राइट। और ग्लूकोज एब्जॉर्ब होके कहाँ पे पहुंच गया, हमारे सभी सेल में पहुंच गया है, हमारे सभी कोश में पहुंच गया है। और साथ में ब्रीदिंग होगी, श्वासोच्छ्वास की क्रिया होगी, तभी यहाँ पे क्या पहुंचेगा, सी ऑक्सीजन, ये अल्वेओलाई दैट इज सराउंडेड बाय द ब्लड वेसल्स, है ना, वायुकोश पूरा रुधिर वाहिनियों से घिरा हुआ होता है, तो यहाँ से ऑक्सीजन इसमें पोर होगा, और ये ऑक्सीजन कहाँ पे जाएगा, तो हमारे सभी सेल तक पहुंचेगा। देखो तो ये ब्रीदिंग की प्रोसेस किसके साथ कनेक्टेड हुई, तो कि भाई यहाँ जो एनर्जी रिलीज होगी ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ब्रेक डाउन होगा,
होगा और इसमें से क्या रिलीज होगी? एनर्जी। हाँ, यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी। तो प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग दैट इज वेरी मच connected with the process of release of energy that is called what? Cellular respiration, है ना? ये क्या है? कोशीय श्वसन है। देखो यहाँ हम बात कर रहे हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन की, है ना? See, as I said, the energy what we require for the life process is, बोला था ना, जो हम दैनिक क्रियाएं करते हैं उसके लिए हमें क्या जरूरत रहती है? एटीपी की, ऊर्जा की जरूरत रहेगी। जो एटीपी सेल में बनेगा उसी एटीपी का हम यूज करेंगे। एटीपी दैट इज करेंसी ऑफ व्हाट? एनर्जी। उसके बॉन्ड में एनर्जी है ना? तो जो एनर्जी हमें चाहिए लाइफ प्रोसेसेस के लिए दैट इज ऑब्टेन्ड बाय oxidation of some macromolecules that we call food। जो हमें तेरी क्रियाएं करने के लिए एनर्जी चाहिए वो कैसे मिलेगी हमें? तो कि भाई ये बृहद अणु का ऑक्सीडेशन यानी कि दहन होने के कारण हमें प्राप्त होगी और वही मैक्रोमोलेक्यूल यानी कि बृहद अणु जिसको हम क्या बोलते हैं, है ना? ये सब सी मैक्रोमोलेक्यूल्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, प्रोटीन है यानी कि कार्बोदीन, चर्बी और नत्रल, ये सब मैक्रोमोलेक्यूल जो हमें फूड में से मिलेगा, राइट? देखो क्या होगा इसमें जब दहन होता है, क्या होता है? तो क्या भाई ये ग्लूकोज है, 6 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है, ये 6 कार्बन C6H12 और 6 मैंने पहले ही बोला आपको। यहाँ पे मैंने अल्डिहाइड ग्रुप और OH और मिस OH देन HOH वाला मैंने नहीं लिखा है पोर्शन, मुझे तो ये कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है उसका ही कार्ब है, राइट? तो देखो पहले तो ये ग्लूकोज ब्रेकडाउन होगा, 3 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल बनेगा दैट इज पाइरुवेट, 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे पाइरुवेट के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे और ये पाइरुवेट फिर माइटोकॉन्ड्रिया में यानी कि कड़ाह सूत्र में जाएगा, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा और फिर यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन होगा, पाइरुवेट भी ब्रेकडाउन हो जाएगा और यहाँ पे भी क्या बनेगा? ये यहाँ पे भी एटीपी बनेंगे यानी कि एटीपी रिलीज होंगी, तो ये पूरा कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो भी, राइट? ओके, सी ओनली अभी मैं ये बोल रही हूँ हम तो खुराक लेंगे, उसका ऑक्सीडेशन होगा और फिर क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी। डू आई नीड एटीपी फ्रॉम यू? डू आई नीड ग्लूकोज फ्रॉम यू फॉर एनर्जी? नो। Yes, of course, Sapna will require energy in the form of like, share and subscribe. Yes, don't forget it. If you like my class, then please subscribe. Okay, चलो। अब मैं ये बोल रही हूँ कि भाई ग्रीन प्लांट जो है और सियानोबैक्टीरिया है वही फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड अपने आप बना सकते हैं। Only green plants and cyanobacteria can prepare their own food by the process of photosynthesis. क्या होगा photosynthesis में? देखते हैं। देखिए CO2 लेगा environment से, यहाँ से water absorb होगा और हम लिखते हैं इसका इक्वेशन CO2 plus H2O. You know that C6H12O6 ग्लूकोज बनेगा पहले और जो रिलीज होगा वाटर मॉलिक्यूल, इसको बैलेंस करें तो यू नो दैट 6CO2, यहाँ पे लिखेंगे 12H2O बराबर 1 molecule of glucose is synthesized during the photosynthesis and then 6 molecule release होंगे O2 के और 6 मॉलिक्यूल वाटर के भी। तो पहले तो प्लांट क्या करेगा? फूड बनाएगा। कैसे बनाएगा? इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट फोटोसिंथेसिस में होता क्या है देखते हैं।
सी मैंने यहाँ पे क्या किया है, प्लांट में आप देखें तो अगर हर्ब्स की बात करें ना तो उसमें सभी पार्ट्स हम कह सकते हैं कि भाई लीव्स भी ग्रीन दिखेंगे, उसका स्टेम भी ग्रीन होगा क्योंकि वो भी छोटा होगा प्लांट तो ऐसा होगा। बट अगर हम कास्टवाई वनस्पति की बात करें, वुडी प्लांट की बात करें तो उसमें लीव्स ग्रीन होंगे, ये स्टेम और रूट, तो रूट में तो होगा ही नहीं ग्रीन कलर। तो देखो यहाँ पे ये दोनों कैसे है, नॉन ग्रीन पार्ट है। मैंने बोला ना ये हरितद्रव्य यहाँ पे नहीं है, ये नॉन ग्रीन पार्ट है। हाँ, हरितद्रव्य विहीन बात है किसके, प्लांट के। और ये कैसा है, ग्रीन पार्ट, यू कैन सी ये ग्रीन पार्ट है प्लांट का, लीव्स, ग्रीन ऑर्गन, हरित भाग। तो ये लीव्स का मैंने सेक्शन ड्रॉ किया है, ट्रांसवर्स सेक्शन लिया है मैंने टीएस। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे जाइलम फ्लोएम जो होगी वो यहाँ पे ये कट हुई मैंने दिखाई है, यहाँ पे देखो ये इसको मैंने इनलार्ज किया है। ये अपर एपिडर्मिस, ये लोअर एपिडर्मिस, ये ऊपरी अधिस्तर है और ये अधः अधिस्तर है। बीच वाला जो भाग है, हाँ, ये ऊपरी अधिस्तर, ये अधः अधिस्तर। ये ऊपरी अधिस्तर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, अधः अधिस्तर यहाँ। ये बीच वाला पोर्शन जिसको हम बोलेंगे मध्यम वाला विस्तार, मेसोफिल एरिया। ये मेसोफिल एरिया है। इट कंटेन्स व्हाट, क्लोरोप्लास्ट। देखो मैंने ये सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट ड्रॉ किया है। एक मध्यपड़ा कोश में कितने क्लोरोप्लास्ट होंगे, 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट होते हैं। वो भी कैसे है, तो ये पेरिफेरल रीजन में, परिध विस्तार में 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट होंगे, 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट हरितकण। एक मेसोफिल सेल्स में, सॉरी, देखो तो ये मेसोफिल सेल्स है एंड द सेल्स विच सराउंड जाइलम एंड फ्लोएम, जर्वाक और अनुवाक पेशी को जो घेर के आए हैं वो सेल्स है। वो कौन सा है, ये बंडल शीट सेल है, कुल कंजुगेट कोश है। C4 प्लांट में तो वहां भी क्लोरोप्लास्ट दिखेंगे, यस। जो मध्यपड़ा पेशी में क्लोरोप्लास्ट होते हैं उसका ग्रेनल, देखो आप देखिए तो ये ग्रेनल, ग्रेना आपको दिखेगी यहाँ पे। और जो बंडल शीट सेल के सेल रहेंगे उसमें क्या होगा, ये सिर्फ थाइलेकोइड होगी। थाइलेकोइड सेक लाइक स्ट्रक्चर है, बैग के जैसा एक स्ट्रक्चर। उसके पटल में क्या होता है, क्लोरोफिल। हम बोलते हैं ना क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोप्लास्ट में कहाँ पे होता है क्लोरोफिल, ये थाइलेकोइड पटल में। पर ये थाइलेकोइड सिंगल सिंगल हम कह सकते हैं, यहाँ थाइलेकोइड है पर ग्रेना का अरेंजमेंट नहीं है। तो ये एक ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट है, कहाँ, कुल कंजुगेट कोश में, बंडल शीट सेल में। और यहाँ पे ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट है, यानी कि थाइलेकोइड मिल के पूरा पाइल में अरेंज होके क्या बना दिया है, ग्रेना। तो वही मैंने एनलार्ज किया है क्लोरोप्लास्ट, है ना। तो मैंने बोला ना क्या होगा कि भी प्लांट लाइट एब्जॉर्ब करेगा, और हमने लिख दिया कि भाई CO2 भी आएगा और पानी भी आएगा, और ये ग्लूकोज इतना सरल नहीं है ग्लूकोज बनना कि CO2 और H2O मिला दिया और ग्लूकोज बन गया, नहीं, इतना इजी नहीं है। एक्चुअली फोटोसिंथेसिस होता है, देखो चौक तो गिरना ही है मेरा ऑलवेज, है ना। तो कि भाई फोटोसिंथेसिस होता है 2 फेज में होता है। देखो इस तरफ लाइट फेज मैंने ड्रॉ किया है, प्रकाश प्रक्रिया, और इस तरफ आप देख सकते हैं अंधकार प्रक्रिया, डार्क फेज। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन 2 फेजेस। ऐसे ही नहीं बनेगा ग्लूकोज, कैसे बनेगा, देखो लाइट एब्जॉर्ब होगी एक्चुअली कहाँ पे एब्जॉर्ब होंगी, तो कि भाई यहाँ मेसोफिल में कौन से
ये क्लोरोप्लास्ट, वो भी ग्रेनुलर क्लोरोप्लास्ट है, वही क्या कर सकता है, वही लाइट एब्जॉर्ब कर सकता है। तो देखो ये लाइट एब्जॉर्ब, और ये फर्स्ट फेज में लाइट एब्जॉर्ब, क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्लोरोफिल है, मैंने अभी बोला यहाँ पे हरित द्रव्य है, क्लोरोफिल है। तो ये लाइट एब्जॉर्ब हुई और ड्यूरिंग लाइट फेज, प्रकाश प्रक्रिया के दरमियान क्या बनेगा, तो मैंने यहाँ लिखा है ये AMP मींस क्या, ADP। ADP में से क्या बनेगा, ये पूरा ATP लाइट फेज के दरमियान बनेगा, इसमें से ये बनेगा, देखो मैंने इस तरफ एरो किया है, और साथ में NADP गेट कन्वर्टिंग टू दी NADPH2, वो भी देखेंगे अब प्रकाश संश्लेषण में, बट आप ये याद रखो, इसको लर्न नहीं करना है, बोल रही हूँ ATP बनेगा, उसके साथ में NADPH2 भी बनेगा, आपको सिर्फ याद रखना है, टेंशन नहीं लेने का। ओके, ये चैप्टर हम डिटेल में देखने वाले हैं, डोंट वरी। ओके, सी ये ADP था, उसमें एक और ADP ऐड हुआ, तो मैंने बोला ना ये लाइट एब्जॉर्ब होगी और लाइट किसमें स्टोर हो जाएगी, दिस लाइट एनर्जी stored over here in this bond, high energy bond, ATP का यहाँ पे एनर्जी स्टोर हुआ, तो ये पूरा लाइट फेज में होगा, ATP बनेगी, केमिकल एनर्जी बनेगी, ATP यानी कि केमिकल एनर्जी, राइट। तो भी फर्स्ट फेज में केमिकल एनर्जी बनी है, अब दूसरे फेज में क्या होगा, तो कि भाई जो ATP बनी है वो यूटिलाइज होगी किसमें, ग्लूकोज बनने में, दूसरे फेज में ग्लूकोज बनेगा, डार्क फेज, क्योंकि यहाँ पे लाइट एब्जॉर्ब नहीं होगी, यहाँ पे क्लोरोफिल नहीं है, बाकी की जगह में यहाँ पे ही क्लोरोफिल है, राइट। ओके, देखो यहाँ पे क्या होगा, डार्क फेज में ग्लूकोज बनेगा, कैसे, एटमॉस्फेयर में से CO2 आएगा, NADPH2 से इसका रिडक्शन होगा, LSC6H12O6 बनेगा, H और NADPH2 से वो रिडक्शन हो जाएगा और NADP रिलीज होगा, तो ये फिर से इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। साइकिल देखो, जो यहाँ पे बना था यहाँ पे यूटिलाइज होगा, ऐसे ही होगा, देखो ये ATP है, वो यूटिलाइज होगा, ये बॉन्ड टूटेगा ATP का, और वो एनर्जी ये कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनने वाला है उसमें स्टोर होगी, तो यही एनर्जी हम यूटिलाइज करेंगे डेली लाइफ प्रोसेसेस में। ओके, so see, as we have discussed that only green plants and cyanobacteria can prepare their own food, they absorb light energy, they trap light energy and convert this light energy into the chemical energy, and this chemical energy stored in the form of, means in the bonds of what, carbohydrate like glucose, sucrose and starch. See in our textbook it is given glucose, sucrose and starch, but food बनेगा ग्लूकोज से बनेगा, सुक्रोज नहीं, स्टार्च नहीं, ग्लूकोज बनेगा, बट वनस्पति में फूड का स्टोरेज होगा स्टार्च के फॉर्म में। और एक वनस्पति है, सियानोबैक्टीरिया है, वो ही अपना खुराक बनाएंगे और लाइट एब्जॉर्ब करके उसको पहले किसमें कन्वर्ट करेंगे, केमिकल एनर्जी में, और ये केमिकल एनर्जी यानी कि ATP, और ये ATP जो है इसके गुण में जो ये हाई एनर्जी गुण में एनर्जी स्टोर है वो या कार्बोहाइड्रेट में जो ये केमिकल बॉन्ड्स है उसके अंदर स्टोर होगी, है ना, ग्लूकोज के बॉन्ड में, सुक्रोज के बॉन्ड में और स्टार्च के बॉन्ड में ऐसा। बट खुराक बनेगा तो ग्लूकोज के फॉर्म में ही बनेगा, मोनोमेरिक फॉर्म बनेगा, स्टोरेज होगा तो स्टार्च के फॉर्म में। ऑलवेज इन प्लांट स्टोरेज ऑफ फूड अकर्स इन द फॉर्म ऑफ what, स्टार्च। वनस्पति में खुराक का संग्रह जो होता है स्टार्च के रूप में होता है, और हमारे में फूड का स्टोरेज होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ओके, डोंट फॉरगेट दैट। ओके, सी अब
ये नॉन ग्रीन पार्ट है, वहां भी तो एनर्जी चाहिए। सी, we must remember that not all the cells, tissues and organs of the green plant, बराबर, green plant photosynthesize, only those organ prepare food, बराबर, which contain chloroplast, chlorophyll, leaves, यहाँ पे फर्क पड़ेगा, यहाँ पे नहीं बनेगा, बट इसको भी चाहिए ना एनर्जी डेली लाइफ प्रोसेसेस के लिए। यहाँ पे फूड तो एनर्जी के लिए फूड की रिक्वायरमेंट होगी, और फूड तो यहाँ पे बनने वाला नहीं है, तो फिर क्या होगा? तो फूड का यहाँ से फूड यहाँ पे बनेगा, तो फूड का यहाँ से यहाँ तक ट्रांसपोर्टेशन होगा, वहन होगा अनुवाहक पेशी के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा। सो food has to be translocated towards the non-green parts, but translocation होगा वो कौन से फॉर्म में होगा? ग्लूकोज के फॉर्म में होगा? नहीं। स्टार्च? नो, वो तो पॉलीमर है, नहीं जा सकता है। तो किस फॉर्म में होगा? सुक्रोज के फॉर्म में होगा। सुक्रोज दैट इज मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, तो सुक्रोज के फॉर्म में उसका ट्रांसलोकेशन होगा। सुक्रोज यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा, डाइमर है, उसमें से ग्लूकोज और फ्रुक्टोज रिलीज होगा। फ्रुक्टोज ग्लूकोज का आइसोमर है, और दो ग्लूकोज फिर उसका ब्रेकडाउन होकर एनर्जी मिलेगी और लाइफ प्रोसेसेस होगी। पता चला आपको? चलो, प्लांट तो खुद खुराक बनाएगा, ऑक्सीडेशन करके एनर्जी ले लेगा, डेली लाइफ प्रोसेसेस अपने आप कर लेगा, फूड बनाएगी, बट हम वी आर डिपेंडेंट ऑन दैट। जो प्लांट के ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट है उसको क्या बोलेंगे? हर्बीवोर्स, तृणाहारी। जो इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है उसको क्या बोलेंगे? कार्निवोर्स, मांसाहारी। वी आर ओमनिवोर्स, हम मिश्रहारी है, प्लांट भी लेते हैं, बराबर, और एनिमल का भी यूज करेंगे फूड में, दोनों लेंगे, राइट? वी आर ओमनिवोर्स। ओके, okay, what about saprophytes? They cannot prepare their own food, such as fungus. They depends on dead and decaying material. जो मृताहारी है वो कैसे खुराक बनाएंगे? वो तो बना नहीं सकते हैं, तो वो क्या करेंगे फूड के ऑक्सीडेशन के लिए और एनर्जी के लिए? तो वो डेड मटेरियल पे या फिर सड़ते हुए पदार्थ पे डिपेंडेंट रहेंगे। यहाँ पे मैंने ब्रेड ड्रॉ की है, ये फंगस है, क्या करेगा? एंजाइम सिक्रेट करेगा, बाहरी जो ब्रेड में जो स्टार्च है वो स्टार्च का डाइजेशन करेगा और फिर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लूकोज फिर एब्सॉर्ब करेगी फंगस। फिर ग्लूकोज का सेल में क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ये चैप्टर में हम वही देख रहे हैं, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स मींस व्हाट? रेस्पिरेशन ओवर हियर इन द सेल। अगर प्लांट फूड बनाएगा तो उसके ही सेल में उसका ऑक्सीडेशन होके, जो फूड बना था उसका ही ऑक्सीडेशन होके क्या? ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होके क्या रिलीज होगी? एनर्जी, जिसका हम यूज करेंगे डेली लाइफ प्रोसेसेस में। अगर हम एनिमल की बात करें, हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स की बात करें, तो वो लोग क्या करेंगे? तो वो फूड लेंगे, फिर बाद में फूड सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होके सेल तक पहुंचेगा, सेल में उसका ऑक्सीडेशन होगा, रिलीज होगी एनर्जी, राइट? अगर फंगस की बात करें तो वही हुआ, फूड एब्सॉर्ब करेगा, फिर बाद में उसका ऑक्सीडेशन होगा, दैट इज रेस्पिरेशन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, डार्क रेस्पिरेशन। यहाँ पे लाइट नहीं चाहिए, देखो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन बोलेंगे इसको, राइट? टिश्यू रेस्पिरेशन भी बोल सकते हैं। तो वही चैप्टर है, हम देखेंगे नेक्स्ट।